यहाँ पर दूसरी तीसरी बार आए हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं आज, ठीक है। तो मैं जो नए लोग हैं उनको पूरी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। जो पुराने लोग हैं उनके साथ ये रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन जितनी बार आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी होगी इस इंडस्ट्री के बारे में और लाइफ के बारे में। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है और ये जो इंडस्ट्री है इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। 2009 में मुझे इसके बारे में पता लगा। उससे पहले ये फालतू काम होता है इतना ख्याल मुझे पता था कि लोगों को फंसाने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का, मेंबर बनाने का ये तरीका होता है, ये मुझे पता था। लेकिन जब 2009 में मुझे रशिया जाने का मौका मिला तो मुझे इसकी बड़ी पिक्चर नजर आई। वहाँ पर 36 देशों से लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर लोगों का लाइफ स्टाइल, लोगों का मतलब जो भी कुछ मैंने देखा वहाँ पर वो बिल्कुल अद्भुत लगा। तो मुझे लगा कि इंडिया में इस इंडस्ट्री के बारे में केवल 2% लोग जानते हैं। एक्चुअली 98% लोगों को ऐसा लगता है कि वो जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं, ठीक है। जब मैंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, बड़े बड़े लोगों को मैंने जब देखा, गूगल पर सर्च किया, तो मालूम पड़ा कि ये वो काम है जो बड़े बड़े आदमी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे टाइप करें बिल गेट्स, तो बड़ा आदमी है। बिल गेट्स से पूछा गया एक इंटरव्यू में कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए और अगर आपको कुछ वापस शुरू करना पड़े तो आप क्या करेंगे? तो गूगल बताता है, बिल गेट्स लिखते हैं अपना स्टेटमेंट कि आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अब या तो वो लोग जो ये बोलते हैं कि हमें पता है, उनको कुछ नहीं पता, या फिर बिल गेट्स को कुछ नहीं पता। दोनों में से कोई एक आदमी सही हो सकता है, राइट? अगर डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया एक इंटरव्यू में कि भाई अगर आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए और आपको कुछ वापस शुरू करना पड़े तो आप क्या करें? तो गूगल बताता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला कि मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनूंगा और काम पर लग जाऊंगा। तो या तो वो लोग जो जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है वो सही है, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प ठीक है। दोनों में से कोई एक आदमी वहां पर भी ठीक आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको गहराई से जाना तो मैं इस इंडस्ट्री में आ गया 2009। डैम श्योर सीरियस बिजनेस, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे, आज सारी चीजें समझेंगे इस इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है। और आज हम बात करेंगे पैसे की। कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन पैसे खुदा से जुदा भी नहीं, ठीक है। पैसा वो चीज है कि आप घर से बाहर निकलो तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। घर से आप एक कदम बाहर निकालो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। अच्छा कपड़ा पहनना हो पैसे की जरूरत पड़ेगी, अच्छा खाना खाना हो तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, अच्छा ट्रैवल करना हो या अच्छा इंटरटेनमेंट करना हो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, देश विदेश घूमना हो या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। इस दुनिया में 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और 90% वो लोग हैं जो एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं। इसका मतलब है कि वो एवरेज लाइफ जो लोग जी रहे हैं उनको वो नहीं पता जिससे पैसे आते हैं। तो मैं आज आपको वो बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर पैसे आते कैसे। हम यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। जैसे सर हमारे यहाँ पर एयरफोर्स से हैं, ठीक है, आप आर्मी से हैं, ठीक है, कोई इंजीनियर बैठा है यहाँ पर, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई गंवार लोग नहीं बैठे, यहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग इस काम को करते हैं, ठीक है। और हर ये जो बिजनेस है ये हर तरह के आदमी को मौका देता है कि एक सामान्य आदमी असामान्य पैसा कमा सकता है, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना, ठीक है। तो ये काम सबके लिए है, ये काम सबके लिए है, लेकिन कर्ज को वही पाएगा जिस काम को समझेगा। तो आज मैं इस इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, पैसे के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर पैसा है क्या और कैसे आता है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में हमें लगता है कि हमें पता है लेकिन हमें नहीं पता। कोई 10,000 रुपए कमा रहा है अगर तो उसको 10,000 रुपए की समझ है। कोई अगर 50,000 रुपए कमा रहा है तो उसको 50,000 रुपए कैसे आते हैं इतनी समझ। लेकिन इस दुनिया में लोग 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए में महीने के कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि 5,000 10,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए कमाने वाले को अकल ही नहीं कि वो 5,000 करोड़ रुपए आते कैसे, ठीक है। तो आज मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि भाई पैसे आखिर आते कैसे। पैसा वो चैप्टर है जो हमें किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, किसी स्कूल या कॉलेज में हमने नहीं सुना हाउ टू अर्न मनी। और जो चीजें हमें नहीं पता उस चीज के बारे में कोई भी पिक्चर हम नहीं बना पाते, ठीक है। जो चीजें हमें पता है, हमारा दिमाग एक ब्लैंक फाइल है, जो चीज हम सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं वही चीज के बारे में हम प्रतिक्रिया कर पाते हैं और उन्हीं सब जानकारियों के कारण हमारी जिंदगी पूरी तरह से ड्राइव करती है, ठीक है। जितनी चीजें हम जानते हैं उसके आधार पर हम लोग अपने सारे डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं पैसे के बारे में चैप्टर
कि भाई पैसा आखिर आता कैसे है और पैसा कमाने के क्या तरीके हैं। पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है नौकरी करते हैं लोग, एम्प्लॉयड होते हैं। कुछ लोग दुकान खोल लेते हैं अपना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। कुछ लोग बिजनेस ओनर होते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयड बनते हैं। कुछ लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया तो मैं क्या बन गया, सेल्फ एम्प्लॉयड। एक आदमी ने कपड़े की दुकान खोल ली, एक आदमी ने परफ्यूम की दुकान खोल ली, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। एक होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन, जैसे टाटा, अंबानी, बिरला। उनको अपनी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उनको अपनी दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो बिजनेस चलाते हैं, उनका जो बिजनेस है पूरा का पूरा सिस्टम ड्राइव करते हैं, ठीक है। उनके पास एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम उनका पूरा बिजनेस ड्राइव करते हैं। और बाद में जब ये पैसा कमा लेते हैं तो बाद में क्या बन जाते हैं, इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के प्रोफेशन है। एम्प्लॉय, शायद माइक काम नहीं कर रहा है, माइक चेक कर लो भाई। हेलो। तो मैंने बताया कि पैसे के बारे में बात हो रही है। पैसे कमाने के लिए या तो लोग नौकरी करेंगे, एम्प्लॉय बन जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर बन जाएंगे। ये जो लोग हैं इस दुनिया में 90% लोग, और जो 10% लोग हैं वो लोग हैं या तो बिजनेस ओनर है या फिर वो इन्वेस्टर्स। ये लोग अब कुछ ऐसी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं हम लोग जो हमें बताई गई, ठीक है, लेकिन जो गलत थी। ये जो लोग हैं, इन लोगों के पास इनका सारा पैसा जोड़ दिया जाए तो भी इन लोगों का पैसा ज्यादा मिलता है, ठीक है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स के पास। हमें स्कूल कॉलेज में एक बात बताई गई कि खूब पढ़ने लिखने से पैसा आता है। ये सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि जिनके पास पैसा है, मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी कहीं आ गए, तो धीरू भाई अंबानी बहुत पढ़ा लिखा था क्या? नो। या बाबा रामदेव पढ़ा लिखा है? नो। तो पैसे से, पढ़ा लिखाई से पैसे का कोई लेना देना नहीं है। KFC वाला पढ़ा लिखा है क्या बहुत ज्यादा? नो। या मैकडॉनल्ड पढ़ा लिखा है? या एमडीएच का मालिक पढ़ा लिखा होगा बहुत ज्यादा? नहीं ना। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि खूब पढ़ने लिखने से पैसा आता है, क्योंकि अगर पढ़ने लिखने से पैसा आता तो इनके पास पैसा बहुत होता, इनके पास पैसा नहीं होता, इनके पास होता, क्योंकि ये लोग स्किल्ड है, ठीक है। दूसरा, पैसे से पैसा आता है। लोगों ने बोला क्या, पैसे से पैसा आता है। तो ये दोनों कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं आजकल, क्या उनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे? नो। बाबा रामदेव के पास पैसे थे क्या? नो। तो गरीब किसान का बेटा है। या धीरू भाई अंबानी के बाप के पास बहुत सारा पैसा था? नो। नहीं था ना। या मैकडॉनल्ड का बहुत सारा पैसा था? तो नहीं था। तो ना तो पैसे से पैसा आता है और ना खूब पढ़ने लेने से पैसा आता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई खराब होती है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इनको बिना पढ़े लिखे हुए भी पैसा आ गया तो इसका मतलब कुछ ही वो जानते हैं जो ये लोग नहीं जानते। और अगर ये पढ़े लिखे होते तो और पता नहीं कितना आता है इनके पास। तो पढ़ा लिखाई खराब नहीं, पढ़ा लिखाई बहुत शानदार है। पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद एक सिस्टम पर चलकर उन्होंने इतना पैसा कमा लिया। अगर ये पढ़े लिखे होते तो इसका 100 गुना कमा लेते, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चैप्टर बताता हूँ कि पैसा आखिर कैसे कैसे कमाया जा रहा है। ये 4 तरीके हैं। 5वां कोई तरीका जानते हैं आप लोग पैसा कमाने का? ये 4 तरीके। तो एम्प्लॉय, 90% लोग नौकरी करते हैं, ठीक है जी, 90% लोग। तो पहले इस नौकरी को समझते हैं कि नौकरी क्या है भाई, ठीक है। नौकरी को समझते हैं हम लोग। जिस भी आप माँ बाप को देख लीजिए, आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, क्या चाहता है कि वो एक अच्छी नौकरी पर चला जाए। तो आज हम इस नौकरी को समझेंगे कि नौकरी का भाई वो क्या है, इतिहास क्या है, ये नौकरी आखिर आई कहां से, ठीक है। तो नौकरी समझेंगे। तो मैं चलता हूँ नौकरियों पर कि नौकरी आखिर आई कहां से और क्यों हर आदमी ट्रेंड कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को कि भाई पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी पकड़ लो। तो ये नौकरी क्या है, इसको समझते हैं। नौकरी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से 200 साल पहले। 200 साल पहले चलते हैं। 200 साल पहले की अगर बात करूं तो ये शीट आप देख रहे हैं 200 साल पहले नहीं होती थी। जो कैप आपने लगा रखी है 200 साल पहले नहीं होती थी। प्रोजेक्टर 200 साल पहले नहीं होता था। ये फोन 200 साल पहले नहीं होता था। ये स्टैंड 200 साल पहले नहीं होता था। जो जूते मैंने पहन रखे हैं जिस तरह के, वो 200 साल पहले नहीं होती थी। ये बल्ब जो जल रहा है, लाइट चल रही है, ये 200 साल पहले नहीं होता था। तो ये प्रोजेक्टर 200 साल पहले नहीं होता था। ये घड़ी 200 साल पहले नहीं होती थी, ठीक है। जो ये मार्कर 200 साल पहले नहीं होता था। कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं आज,
ये 200 साल पहले नहीं हुए। ये सब क्या है? ये किसी कंपनी के प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं इन्होंने पूरी जिंदगी, जो हमारी पूरी जिंदगी है पूरी बदल कर रख दी है। इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से ही हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। तो 200 साल पहले क्या होता था इसको समझते हैं। 200 साल पहले जमींदार होता था। 200 साल पहले जमींदार के पास इतनी जमीनें होती थी कि जहां तक उस आंख की रोशनी जाती है वहां तक उसकी जमीनें होती थी। 200 साल पहले उसके पास कुछ लठैत होते थे जो लठ लेके, बंदूक लेके हमेशा तत्पर रहते थे मालिक की सेवा में। 200 साल पहले कुछ बंधुआ मजदूर होते थे जो उसके खेतों में काम करते थे। फिर 200 साल में हुआ क्या कि कुछ बुद्धिजीवी आए, मार्केट में कुछ बुद्धिजीवी आए। उससे पहले लोहे का आविष्कार हो गया था। लोहे से उस टाइम भाला, बर्छी मतलब हथियार बनाने का काम लोहे से लिया जाता था। 200 साल पहले जब बुद्धिजीवी आए तो वो जमींदार से मिले और जमींदार को बोला कि आपका मुख्य व्यवसाय क्या है। उसने बोला कि हमारा मुख्य व्यवसाय खेती, हमारे दादा परदादा ने भी खेती की और हम भी खेती करते हैं। उसने बोला ओके, ये बताइए खेती में कुछ चैलेंज है क्या? तो उसने बोला हाँ चैलेंज है। पूरे साल हम फसल उगाते हैं, एक बार काटते हैं, एक बार बेचते हैं, एक बार पैसा आता है। ये चैलेंज है। बीच में कोई भी पैसे की जरूरत पड़ जाए तो पैसे हमारे पास नहीं होते। दूसरा चैलेंज है कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है तो हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ये भी एक चैलेंज है। तीसरा, ये हमारे जो लठैत है ना, किसी लेबर को, मजदूर को मार देते ज्यादा तो उसका कोई रिश्तेदार हमारी फसलों में आग लगा देता है। ये भी एक चैलेंज है। हम देख नहीं पाते कि आग किसने लगाई और हमारी फसल किसने बर्बाद की। तो ये एक चैलेंज है। तो बुद्धिजीवी बोला कि कुछ मैं ऐसा करूं अगर जिससे आपको रोज की आमदनी हो तो कैसा रहे। उसने बोला बहुत बढ़िया, ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि मुझे रोज की आमदनी हो। तो उस बुद्धिजीवी ने कहा कि आपको मेरे साथ आपके ही गांव में घूमना पड़ेगा ये जानने के लिए कि आपको रोज की आमदनी कैसे हो सकती है। उसने कहा ठीक है चलो। और जमींदार को उसने लिया बुद्धिजीवी ने और अपने साथ लेकर उसके गांव में चला। जब वो गांव में चला तो उसको एक मोची मिला। उसने मोची को बोला भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा जूते बना रहा हूँ। किसके लिए जूते बना रहे हो? कहते कि उस गांव के जमींदार, उस गांव के जमींदार और उस गांव के जमींदार के लिए मैं जूते बना रहा हूँ। उसने कहा महीने में कितने जोड़ी जूते बनाते हो? उसने कहा मैं 4 जोड़ी जूता बना पाता हूँ। तो उस बुद्धिजीवी ने उससे पूछा जमींदार से कि आपके गांव के 100 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग हैं जो जूता पहनते? उसने कहा जी कोई नहीं पहनता। क्यों नहीं पहनते? क्या जूते पहनने के फायदे नहीं है? उसने कहा फायदे तो है। क्या क्या फायदे हैं? उसने बोला कंकड़ नहीं चुभता, पत्थर नहीं चुभता, पैर सेफ रहता है, ये फायदे हैं। तो फिर ये लोग क्यों नहीं पहनते? उसने बोला क्योंकि ये आदमी जो जूते बना रहा है ये सबको नहीं बना पाएगा क्योंकि चमड़ा महंगा आता है, कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है और इसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो सबके लिए जूता बनाकर पहना दे। कहते इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने एक लोहे से ऐसी मशीन बनाई है जिससे हम 300 जोड़ी जूता रोज बनाएंगे। 300 जोड़ी जूता। उसने कहा 300 जोड़ी जूता जब हम बनाएंगे रोज तो कच्चा माल जो मिलेगा वो बहुत सस्ते में मिलेगा हमें। और ये मशीन बनाएगी तो ये 4 जोड़ी जूता जो ये महीने में बना रहा है ऐसा नहीं है, हम 300 जोड़ी जूता रोज बनाएंगे। और जब हम लोगों को अवेयर करेंगे जूते पहनने के फायदे क्या है तो लोग फिर जूता पहनेंगे। आइडिया कैसा है? जमींदार ने बोला आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है, इसमें कोई चैलेंज भी नहीं है, इसमें रोज आमदनी हो सकती है, इसमें बाढ़ का कोई चक्कर नहीं है, सूखे का कोई चक्कर नहीं है। भाई आइडिया बहुत अच्छा है, करना क्या पड़ेगा इसके लिए? उसने बोला अपनी जमीनें बेचो और पैसे लो और मेरे साथ चलना। उसने बोला कहाँ चले? कहता ऐसी जगह जहां पर रास्ते हैं। कहता रास्ते किस लिए? कहता रास्ते इसलिए क्योंकि कच्चा माल लेकर जब हम आएंगे तो रास्तों से आएगा वो और माल बनाकर जब हम भेजेंगे तो रास्तों से जाएगा वो, इसलिए हमें रास्ते चाहिए। ये गांव में नहीं चलेगा। जमींदार को आइडिया अच्छा लगा। जमींदार ने अपनी सारी जमीनें बेची और पैसा लेकर वो ऐसी जगह आया जहां पर रास्ते थे और उसने एक भवन का निर्माण किया और वहां पर एक मशीन इंस्टॉल की। उससे पहले मशीन नहीं होती थी और दुनिया में एक पहली मशीन लगी। राइट? अब क्या था? ओनर था और यहां पर मशीन लगी तो मशीन पे काम करने के लिए जो लेबर उसके यहाँ काम करते थे वो आ गए। उसने कहा माई बाप हमें भी काम पर रख लो। उसने कहा ठीक है मुझे काम करने के लिए लेबर चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। और इनको जो कैटेगरी मिली वो मिला डी ग्रुप। नौकरी में ग्रुप है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप। फर्स्ट क्लास की नौकरी,
सेकंड क्लास की नौकरी, थर्ड क्लास की नौकरी, फोर्थ क्लास की नौकरी, क्लासेस है नौकरियों में। तो ये डी ग्रुप बना। ये डी ग्रुप बना, ओनर इनसे जूते बनवाता था। जब जूते बने ज्यादा, कॉस्टिंग कम आई, तो कम पैसों में जूते की अवेयरनेस दी गई कि जूते पहने, और फिर लोगों ने जूते पहने। जब जूते पहने तो जमींदार के पास, जो फैक्ट्री का मालिक बन गया था, उसके पास पैसे आए। और जब अवेयरनेस बढ़ी तो लोगों ने डिमांड ज्यादा की, क्योंकि जिन लोगों को जूते पहने हुए लोगों ने देखा तो दूसरे लोगों ने डिमांड किया कि हमें भी जूता पहनना। जब डिमांड बढ़ी तो फैक्ट्री का विस्तार हुआ और लेबर और बढ़ी। जब लेबर और बढ़ी, लेबर जब यहाँ आई तो लेबर ने बोला साहब वहां तो आप हमें मुट्ठी भर अनाज देते थे जिससे हम अपना घर चलाते थे, यहाँ क्या दोगे? तो जमींदार ने बोला, जो मालिक बन गया था, कि भाई यहाँ मैं हर 30 दिन बाद तुम्हें दूंगा सैलरी। और पहली सैलरी अस्तित्व में आई, उससे पहले सैलरी नहीं होती थी। जमींदार ने जब ये आए तो ये खाली धोती पहन के आ गए थे, नंगे बदन आए। तो मालिक ने बोला यार तुम यहाँ धोती पहन के आ गए हो, ये भाई खेत नहीं है, ये फैक्ट्री है, यहाँ तुम ऐसे नहीं आ सकते। उसने कहा भाई हमारे पास कपड़े तो है नहीं। तो उसने बोला ठीक है, हम तुम्हारे लिए 2 जोड़ी कपड़े सिलवाएंगे। और पहली वर्दी अस्तित्व में आई, उससे पहले वर्दी नहीं होती थी। ये लोग 16 घंटे काम करते थे, 16 आवर्स, 16 घंटे काम करते थे और 300 दिन काम करते थे। काम पर लग गए। जब फैक्ट्री का विस्तार हुआ तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू किया, जानने वालों को बुलाना शुरू किया कि भाई तुम खेतों में काम मत करो, खेतों में मजदूरी मत करो, यहाँ पर करो मजदूरी, क्योंकि यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं है। क्योंकि जब फसल नहीं उगती है तो हमें खाने तक के लिए नहीं मिलता, ठीक है। कभी बाढ़ आ जाती है, फसल खराब हो जाती है तो हमें दिक्कत होती है। कम से हर महीने 30 दिन बाद हमें पैसे मिलेंगे, हम अपना घर अच्छे से चला लेंगे। तो जहां पर फैक्ट्रियां लगी वहां पर लेबर आके रुकी और लेबर ने अपने झुग्गी झोपड़ी डालना शुरू किया। तो क्या हुआ, जहां पर फैक्ट्रियां बनी वहां पर शहर बने, और शहरों के आसपास क्या बने? स्लम्स बने, जहां पर ये मजदूर आके रहने लगे। अब हुआ क्या, मालिक इनको देखने जाता था तो ये लोग आराम करते थे, और इनको देखने जाता था तो ये आराम करते थे। इससे मालिक बड़ा परेशान हो गया कि ये लोग काम चोरी करते हैं। अब यहाँ पर लठैत नहीं थे उनको देखने के लिए, यहाँ पर या तो मालिक था या फिर नौकर था। अब ये बड़ा परेशान, इसने बोला बुद्धिजीवी को कि यहाँ तो यार मैं खुद मजदूर बन गया हूँ उसको देखने के चक्कर में, तो मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आया। तो उसने बोला मैं समझाता हूँ, आपको क्या करना है, आपको इनमें से कुछ सीनियर लोग छांटने। उसने कहा सीनियर लोग छांट के क्या होगा? कहते ये लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? कहते मुझे बाबूजी बोलते हैं। कहते अपने बाबूजी की डेजिग्नेशन हटा दो, अब बाबूजी किसी और को बना दो। उसने कहा ठीक है। हर 20 में से उन्होंने एक आदमी का चुनाव किया और उसको बोला कि तुझे हाथ पर काले करने की जरूरत नहीं है। तो उसने बोला क्या साहब मुझे काम से निकाल रहे हो? कहते नहीं, मैं तेरी प्रमोशन कर रहा हूं और मैं तुझे बना रहा हूं बाबूजी। और हर 20 के ऊपर एक आदमी बिठाया गया, हर 20 के ऊपर एक आदमी बिठाया गया और ये कैटेगरी बनी सी, सुपरवाइजर बन गए, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब फैक्ट्री का और विस्तार हुआ, तो ये बढ़ने लगे। और तो फिर क्या किया, इनमें से एक आदमी बिठाया इनके ऊपर बी ग्रुप, और बी के ऊपर क्या बिठा दिया? ए। नौकरियों की हायरार्की बन गई। फोर्थ क्लास की नौकरी, थर्ड क्लास की नौकरी, सेकंड क्लास की जॉब और फर्स्ट क्लास की जॉब। जॉब का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। प्राइवेट में इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप हुए, गवर्नमेंट में इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप हुए, ठीक है। अब क्या हुआ, इन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इन्होंने बोला कि भाई हमसे बड़ा काम करवाता ये, तो तुम पढ़ा लिखा करो और कहां पहुंचो, यहां पर पहुंचो, सी पर पहुंचो। इन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या बनना चाहा? बी। और बी लोगों ने अपने बच्चों को क्या पढ़ा लिखा क्या बनना चाहा? ए। और ए ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या बनना चाहा? एक आईएएस ऑफिसर अपने बच्चों को पढ़ा है क्या बनाता है? वो बोलता है बेटा तू भी मेरी तरह आईएएस बन जा, ठीक है ना। तो डी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा है सी बनाने के लिए, सी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा है बी बनाने के लिए, बी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा है ए बनाने के लिए, और ए ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा है ए बनाने के लिए। तो ये सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं? नौकरी। आज भी ये सब लोग नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन पैसा किसके पास है साहब?
पैसा है मालिक के पास। आपको किस स्कूल में पढ़ाया गया कि आप अपने व्यापार के मालिक बने? हर जगह ये पढ़ाया गया कि अच्छे नौकर कैसे बनते, नौकर बनने की पढ़ाई सब जगह कराएगी। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बन गया, गवर्नमेंट में ये स्ट्रक्चर बन गया, प्राइवेट में स्ट्रक्चर बन गया। तो इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या थी, इसको समझिए। इस स्ट्रक्चर में दिक्कत आना शुरू हुई, मालिक और इन लोगों की लड़ाई होना शुरू हुई। यहाँ पर बनी मजदूर यूनियन। मजदूर यूनियन ने बोला कि हमसे 7 दिन काम कराता है, 16 घंटे काम कराता है, हमारे कुछ अधिकार है, हम 16 घंटे काम नहीं करेंगे भाई, और हम 30 दिन काम नहीं करेंगे, हमें छुट्टी चाहिए, वरना हम काम बंद कर देंगे। मालिक ने इनकी बात मानी और संडे की छुट्टी इनको मिलने लगी। फिर इनको लगा कि मालिक तो हमारी बात मानता है। इन्होंने फिर और विरोध किया। उन्होंने बोला कि हम 16 घंटे नौकरी नहीं करेंगे, हमें 8 घंटे की नौकरी करनी। मालिक को लगा प्रोडक्शन बंद कर दी इन लोगों ने, मांगे मान ली और नौकरी 8 घंटे की होगी। ठीक है, फिर इनको लगा कि मालिक तो मान रहा है बात, मालिक तो बात मान रहा है। इसने क्या किया फिर, इसने बोला हमें मेडिकल की सुविधा दो, तो मेडिकल की सुविधा भी इनको दी गई। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने बोला कि भाई हमें दिवाली आ रही है, हमें बोनस दो, वरना काम बंद कर देंगे, इनको बोनस दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से मालिक की और इन लेबर की लड़ाई चलती रही। 200 साल से ये झगड़े चल रहे हैं। अब 200 साल बाद क्या हो, जिस तरह के बुद्धिजीवी आए थे, जिस तरह के बुद्धिजीवी आए थे उस टाइम, और ये नौकरी का स्ट्रक्चर बना, नौकरियां बड़ी शान से की लोगों ने, मालिक को डरा डरा कर की, हड़ताल कर की। अब क्या हो रहा है, अब 200 साल बीत गए इन सब बातों को। 200 साल में अब कुछ और बुद्धिजीवी आए जो उनसे भी खतरनाक खोपड़ी के हैं। वो जमींदार जो फैक्ट्री का मालिक बन गया है, उसके पास पहुंच रहे, अलग अलग प्रोडक्ट बने, अलग अलग स्ट्रक्चर बने, और स्ट्रक्चर इसी तरह से डेवलप हुए। ठीक है, 200 सालों में ये सब कुछ हुआ। अब 200 साल बाद कुछ सुपर इंटेलिजेंट लोग आए हैं मार्केट में, और सुपर इंटेलिजेंट लोग मालिक के लिए लेकर आए हैं एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो बोल रहे हैं कि भाई इन लोगों ने तुम्हें परेशान कर रखा है ना, मालिक को बोल रहे हैं। मालिक बोलता है हाँ बहुत परेशान कर रखा है, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं एआई। कहता है ये क्या है, ये कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनको लात मार के भगा दो। वो कहता है अगर इनको भगा दूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? कहता है एआई एक ऐसी मशीन है जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें कच्चा माल डालो, बटन दबाओ, प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये करते 8 घंटे काम, मशीन 24/7 काम करेगी। मशीन हड़ताल नहीं कर सकती, मशीन को मेडिकल की सुविधा नहीं चाहिए, मशीन को बोनस नहीं चाहिए, मशीन को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 24/7 काम करेगी, आपकी प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ जाएगी। जब ये स्ट्रक्चर से हटेगी तो इनको कंट्रोल करता था सी ग्रुप, इनको रखने की जरूरत है मालिक को। फिर इनकी नौकरी जाएंगी, इनकी नौकरी जाएगी, और इनको कौन कंट्रोल करता था? बी ग्रुप। इनकी नौकरी जाएगी, और इनको कौन कंट्रोल करता था? ए ग्रुप। इनकी नौकरी जाएगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ऐसी मशीन होगी जिसमें कच्चा माल डालेंगे, बटन दबाएंगे, प्रोडक्शन 4 गुना हो जाएगी, ई कॉमर्स वेबसाइट माल उठाएंगी, बेच देंगी, मालिक के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मालिक की सैलरी खत्म, प्रॉफिट 4 गुना बढ़ जाए। अगर आप मालिक होते तो इसी स्ट्रक्चर में काम करते जैसे 200 साल से हुआ है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेलकम करते? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप वेलकम करते, तो मालिक डरे हुए हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेलकम कर रहे हैं, जिसके कारण से नौकरियां जारी है। तो जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे कि बेटा खूब पढ़ लिख के नौकरी करना, अब उनकी नौकरियां खत्म हो गई। जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने है, हजारों लाखों नौकरियां जा रही है रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, जेट एयरलाइंस बंद हो गया, उस पायलट को सोचो, जो पायलट था, जिसकी शादी इसलिए हुई क्योंकि वो पायलट है, उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था, एक फ्लैट लिया था, उसमें इसकी EMI जारी थी, रातों रात जेट एयरलाइंस बंद हो गई, सहारा बंद हो गई, अब किसकी गाड़ी चलाए? नौकरी गई। इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगातार बंद हो रही है। जो लोग छटनी कर सकते हैं वो एम्प्लॉयज की छटनी कर रहे हैं,
और जो लोग छटन नहीं कर सकते, नए स्ट्रक्चर में आने के लिए वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहे हैं और अपनी जो फैक्ट्री जो चल रही है फैक्ट्री उनको पूरी तरह से बंद कर रहे हैं ताकि वो नया खोल पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो नौकरियां 2025 तक करीबन 40 करोड़ नौकरियां पूरी दुनिया से चली जाएंगी। आज एक इंजीनियर अपने बच्चे को बीटेक करा रहा है, वो लड़का बीटेक करके जब जाता है मार्केट में तो उसको 10,000 रुपए की तनख्वाह देता है। क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण उसको जरूरत नहीं है। उस तरह के एप्लीकेशन, उस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो इंजीनियर का काम एप्लीकेशन कर देगा। तो जरूरत क्या है उस इंजीनियर को रखने के लिए? लेकिन उसके बाप ने अपने बच्चे को इंजीनियर इसलिए बनाया क्योंकि उसने पैसे कमाए थे बहुत सारे। उस टाइम कमाए जा सकते थे, आज के सिनेरियो में नहीं कमाए सकते। तो आप देख लो बीटेक का हाल क्या हो रहा है, एमबीए का हाल क्या हो रहा है। जितने प्रोफेशनल्स हैं वो लोग को आज पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जी रहे। तो ये तो कहानी हुई किसकी? नौकरी। तो नौकरी समझना है, ठीक है। नौकरियां शान से चला करती थी, अब नौकरियां शान से नहीं चलेगी। जब नौकरियां नहीं रहेगी तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। तो मोदी जी ने बोला है कि भाई पकौड़े तल लो, पकौड़े तल लो। लोगों ने बोला हम तो इंजीनियर हैं, पकौड़े तलेंगे क्या? मोदी जी का मतलब यह है कि भाई आदमी जिंदा है तो वो खाएगा, कुछ खाने वाला चीज बना दोगे ना तो जी लो। नौकरी के भरोसे चलोगे ना तो फ्रस्ट्रेट होगे, इतना प्रेशर आएगा तुम्हारे सिर पर कि 10 लोगों का काम तुमसे कराया जाएगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। समझे नहीं? वो ये बोलना चाहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा? स्वरोजगार करना पड़ेगा, स्वरोजगार करना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं स्वरोजगार के लिए। क्लियर ये बात याद है? तो अपने नौकरी को समझा, अब हम समझेंगे सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, एक एक चैप्टर हम क्लियर करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर मेरी बात से असहमत है तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है कि मैं भाई असहमत हूं। ठीक है, इसकी बात को क्लियर किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एम्प्लॉयज की कि एम्प्लॉयज की चैलेंजेस क्या है, नौकरियां किस तरह से चल रही थी हायरार्की में। ठीक है, और अभी नौकरी के अंदर क्या चैलेंज आ गए, लोगों की नौकरी जा रही है। लोग 4 बैंक थे, मर्ज होकर एक हो गए। ठीक है, बैंकिंग में 4 की जगह 1 आदमी रखा जा रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। लोगों की लगातार छंटनी हो रही है, लोग बोल रहे हैं कि इतना प्रेशर दे रहा है मालिक के क्या बताए। ठीक है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो जो फिट होगा परफॉर्मेंस के बेसिस पर काम पर रखा जाएगा। लोग बोलते थे कि गवर्नमेंट नौकरी लग जाए तो बहुत बढ़िया है। आजकल आप देखें 2004 के बाद गवर्नमेंट नौकरी में से पहले पेंशन खत्म की और अभी उनको परफॉर्मेंस शीट जमा करनी पड़ेगी। हर 30 दिन बाद उन्होंने क्या काम किया उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। एक आदमी कल डॉक्टर बनता था, सरकारी नौकरी उसको मिल जाती थी, अभी उसको एडॉप्ट पर रखा जाता है। एडॉप्ट पर बोले तो ठेकेदारी पे रखा जाता है। 5 साल के एडॉप्ट पे गवर्नमेंट बोलती है मैं इसको दमाद क्यों बनाऊं भाई, जब उसकी ठेकेदारी में इतनी तनख्वाह में जब ये काम करने के लिए तैयार है तो इसको दमाद क्यों बनाऊं, सरकारी नौकरी दूं क्यों? तो एडॉप्ट पे रखते हैं, इंजीनियर्स को एडॉप्ट पे रखा जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको पैसे मिल रहे हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमी हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें लाइफ को ड्राइव करना है, आगे लेके जाना है, तो हमें बनना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉय। तो हम समझेंगे अब सेल्फ एम्प्लॉय क्या होते हैं या व्यापार क्या होता है। व्यापार को समझने के लिए हम थोड़ा व्यापार की तरफ चर्चा करेंगे। ठीक है, व्यापार क्या होता है? व्यापार में कोई वस्तु या सेवा, कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है। व्यापार का मतलब है कि आप कोई वस्तु या सेवा जब बेचते हैं तो अपना मार्जिन कमाते हैं, आप इसको व्यापार बोलते हैं। ठीक है जी, हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं जो अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट हैं जिससे कि पूरी दुनिया ड्राइव हो रही है। ये प्रोडक्ट मार्केट में मूव कैसे होता है और हमारे घर तक ये प्रोडक्ट कैसे आता है, इसको समझते हैं हम लोग। सेल्फ एम्प्लॉय भी आप समझ जाएंगे कैसे बिजनेसेस होते हैं। तो मैं बात करता हूं टाटा की। टाटा का नमक खाते सब लोग? यस। ठीक है, देश का नमक, टाटा नमक। तो छोटा सा एग्जाम्पल है टाटा ने क्या बनाया, नमक। ठीक है, नमक बात उस टाइम की कर रहा हूं मैं जब नमक साबुत हुआ करता था। नमक जो साबुत होता था वो उसके अंदर मिट्टी चिपका रहती थी।
गंदा रहता था वो, तो उसको धोना पड़ता था, फिर उसको पीसना पड़ता था, फिर उसको मसाले में डालना पड़ता था। टाटा को लगा कि लोग नमक, गंदा नमक खा रहे हैं, नमक को मैं पीस देता हूँ, साफ कर देता हूँ और आयोडाइज कर देता हूँ। टाटा ने एक फैक्ट्री लगाई, उसने नमक को पीसा, साफ किया और आयोडाइज किया। अब ये बताइए कि पिछले महीने टाटा भाई साहब आपके घर में नमक बेचने कब आए थे? कभी नहीं आए। टाटा भाई साहब आपके घर में नमक बेचने कभी नहीं आए, लेकिन नमक आपके घर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? तो वो कैसे पहुंचा, आप इसको समझ जाएंगे तो व्यापार समझ जाएंगे, व्यापार आखिर कैसे होते हैं। टाटा ने फैक्ट्री बनाई, नमक बना लिया, अब नमक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसने बनाया सिस्टम। ठीक है, उसने पहले बोला कि मैं 4 बड़े महानगरों में नमक की सप्लाई करूंगा, और उन्होंने चुना चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। 4 बड़े बिजनेसमैन को पकड़ा उसने दिल्ली वाले को बोला कि भाई मेरे नमक बेचेगा, नमक की थैली पड़ी थी उसको 4 रुपए। उसने कहा मैं क्यों बेचूं? दिल्ली वाले बड़े व्यापारी ने उसने बोला कि दिल्ली में 1 करोड़ फैमिलीज रहती हैं जो अभी साबुत नमक खाती है। मैंने नमक को पीस दिया, साफ कर दिया और आयोडाइज कर दिया। जैसे ही लोगों को पता लगेगा नमक को पीस दिया, साफ कर दिया और आयोडाइज कर दिया, ये लोग वो नमक खाना पसंद करेंगे। तुम मुझसे 6 रुपए का नमक ले लो और 8 रुपए का सप्लाई कर दो, 6 का लो, 8 का सप्लाई कर दो, 1 करोड़ परिवार 2 रुपए का मार्जिन, कितने की कमाई है? 2 करोड़ रुपए महीने की कमाई का अवसर ये प्रदान कर रहा है इसको, इस बड़े व्यापारी को। क्या करेगा ये, लेगा या नहीं लेगा? नमक एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, हर महीने खत्म हो जाएगा, हर महीने लोग लेंगे तो 2 करोड़ की हर महीने की कमाई हो जाएगी। ये समझदार व्यापारी बोलते यस सर मैं लेने के लिए तैयार हूं, और ये बन गया आपका सीएनएफ। इसको बोलते हैं सीएनएफ। सीएनएफ का मतलब होता है क्लियरिंग फाउंडिंग एजेंट। इसी तरह से कोलकाता में एक सीएनएफ बन गया, ऐसे मुंबई में एक सीएनएफ बन गया, और ऐसे चेन्नई में एक सीएनएफ बन गया। लेकिन ये सीएनएफ लोग भी नमक बेचने हमारे घर तक नहीं है। सीएनएफ ने बोला कि भाई 1 करोड़ परिवार है, 1 करोड़ परिवार को मैं अकेला नमक की सप्लाई कैसे दूंगा? तो उसने अपने से छोटे 4 बड़े बिजनेसमैन पकड़े, मतलब अपने से छोटे 4 बिजनेसमैन को पकड़ा। उसने बोला, कैटेगराइज किया, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली। उसने बोला मेरे नमक बेच ही रह गया। उसने बोला क्यों बेचूं? कहता नमक को पीस दिया, साफ कर दिया, आयोडाइज कर दिया है, 6 रुपए का नमक मुझे पड़ा है, 8 रुपए का मुझसे लो, 10 का आगे सप्लाई कर दो, 25 लाख परिवार तुम्हारे, 25 लाख परिवार तुम्हारे, 25 लाख परिवार तुम्हारे, 25 लाख परिवार तुम्हारे। 2 रुपए का मार्जिन, 50 लाख रुपए का धंधा, हर महीने 50 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे? उन्होंने बोला यस बनेंगे, क्योंकि 50 लाख रुपए की कमाई उनको दिख गई, और ये लोग बन गए डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने नमक की सप्लाई आगे दे दी होलसेलर को। होलसेलर के पास 10 रुपए की नमक की थाली पहुंची, और होलसेलर ने दे दी रिटेलर को। रिटेलर ए, रिटेलर बी, रिटेलर सी, रिटेलर डी और रिटेलर ई। ये रिटेलर्स, ठीक है, इनको नमक की सप्लाई दे दी, और हम क्या है, कस्टमर। कस्टमर को नमक की जरूरत पड़ती है, वो रिटेलर से जाके ले लेता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इस तरह से मूव होता है। कोई भी कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, फिर कंपनी बनाती है सीएनएफ, सीएनएफ बनाते हैं होलसेलर्स, होलसेलर बनाते हैं रिटेलर्स, और हम लोग प्रोडक्ट कहां से लेते हैं? रिटेलर से प्रोडक्ट ले आते हैं। ठीक है, आज सैटरडे का दिन है, ठीक है, मान लेते हैं संडे। संडे को ये सारे रिटेलर्स काम करते हैं, ये 24/7 मतलब 7 दिन काम करते हैं। सुबह 6 बजे दुकान खोल लेते हैं, ये रात के 10-11 बजे तक दुकान पर रहते हैं। ठीक है, ये दुकान खोलते हैं संडे को। ये होलसेलर संडे को बंद रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर संडे को बंद रखता है, सीएनएफ संडे को बंद रखता है, और टाटा की फैक्ट्री संडे को बंद रखती है। ठीक है, लेकिन रिटेलर खोलते हैं। आपके घर में नमक खत्म हुआ, आप पहुंचे एक ही दुकान पर। कहां पहुंचे? एक ही दुकान पर। समझिए, मैं समझिए। आज संडे का दिन है, टाटा की फैक्ट्री बंद है, सीएनएफ का वेयरहाउस बंद है,
डिस्ट्रीब्यूटर बंद करता है, होलसेलर भी संडे को काम नहीं करता, लेकिन रिटेलर सातों दिन काम करते हैं। हमारे घर में नमक खत्म हुआ संडे के दिन, हम पहुंचे एक ही शॉप पर क्योंकि सबसे पास यही थी। वैसे एक होता है संडे को, लेकिन आज इसके बेटे की शादी होने के कारण इसकी शॉप बंद है और आपको नमक की जरूरत है। आप नमक कहां से लेंगे? आप भी से ले लेंगे, ठीक है। इस होलसेलर का बंद था, इसकी सेल हुई या नहीं हुई? इस डिस्ट्रीब्यूटर की सेल बंद है, सीएमए बंद था, इसकी सेल हुई? टाटा बंद था, इसकी सेल हुई? इस एक की सेल हुई कि नहीं हुई? इस एक की सेल बंद नहीं हुई, इसकी एक ही सेल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बंद तो इसकी भी थी, बंद इसकी भी थी, बंद इसकी भी थी, बंद इसकी भी थी, इन सबकी हुई, एक ही क्यों नहीं हुई? उसने नेटवर्क नहीं बनाया, क्योंकि उसने नेटवर्क नहीं बनाया। 90% लोग क्या करते हैं? कोई नेटवर्क नहीं बनाया, ठीक है। इसलिए पैसे कमाने के लिए हमेशा उन्हीं को काम करना पड़ता है, इनके पास कोई नेटवर्क नहीं होता, ठीक है। तो 90% लोग, जो 10% लोग हैं जो एक्चुअली पैसा कमा रहे हैं, उनका क्या है? उनका नेटवर्क है। मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की और अपने बेटे अनंत को बोल दिया कि बेटा 135 रुपए हर महीना सबकी तनख्वाह में से देने हैं। क्या रह क्या उसका नेटवर्क है। एक आम आदमी से पूछो ना तो पता क्या बोलता है? चेन सिस्टम, और इसमें बनानी चाहिए तो उसका हाल ये बेचैन है। जिसके पास नहीं है चेन वो बेचैन, समझ गए ना? यस। तो 90% लोगों को चेन नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और जितना बड़ा व्यापारी उतनी बड़ी चेन, ठीक है। और जिसके पास सबसे ज्यादा कम पैसे, उसका चेन बनाने का अधिकार नहीं है। और चेन बनाने के अधिकार नहीं होने के कारण ये आदमी एंड है शॉप वाला, ये आगे किसी को कुछ नहीं बना सकता है। ये केवल कंज्यूमर को माल बेचेगा, और कंज्यूमर अगर इसकी दुकान बंद है तो कंज्यूमर आएगा इसके पास? नहीं। मतलब काम करने के लिए इसको हमेशा दुकान खोलनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। लेकिन जिसका नेटवर्क है उनको काम नहीं करना पड़ेगा, उसके बावजूद उनको पैसा आता है, ठीक है। तो पहले तो ये क्या व्यापार, व्यापार में ये जितने भी लोग हैं ये व्यापारी, हम लोग बोलते हैं कि ये व्यापारी है, ठीक है। इसमें से ये बन गया सेल्फ एम्प्लॉयड, बाकी सब लोग बन गए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन है? जिनके पास नेटवर्क है, और ये क्या है? बेचारा सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, क्योंकि इसके कोई नेटवर्क नहीं है। तो ये तो होगा पहला सिस्टम, ट्रेडिशनल मेथड, जिस तरह से कोई भी प्रोडक्ट घर में आता था। लेकिन इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे और भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए, अलग अलग प्रोडक्ट की लोगों ने सीएनएफ लिया, होलसेलर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, बहुत सारे प्रोडक्ट चले और बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं चले। जब बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं चले तो लोगों ने बोला व्यापार करना नुकसान वाला सौदा है, क्योंकि व्यापार नहीं चलते। कुछ ऐसा काम बताओ कि आज खोले और कल से चल जाए। कुछ ऐसा काम बताओ कि आज खोले और कल से चल जाए। तो फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा सिस्टम डेवलप हुआ। वो दूसरे सिस्टम को समझेंगे कि दूसरा सिस्टम हमारा क्या है, ठीक है। कई सालों बाद एक दूसरा सिस्टम लॉन्च हुआ। इस सिस्टम में लॉसेस नहीं हो सकता। तो डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा सिस्टम समझते हैं कि क्या है। दूसरा सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। जो दूसरा सिस्टम डेवलप हुआ उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए हम टाटा को हमने समझ लिया, अब हम बाटा को समझते हैं। बाटा को समझते हैं। बाटा एक जूतों का अच्छा एक ब्रांड है, ठीक है। बाटा अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मैंने बाटा को मेल किया कि बाटा जी मुझे आपका फ्रेंचाइजी लेना है। बाटा ने बोला अशोक तुम्हारे पास इतने बाय इतने की शॉप होनी चाहिए। मैंने कहा है। कहते पूरी दुकान पर बाटा लिखवाना पड़ेगा। कहीं तुम अशोक लिखवा दो। मैं कहा ठीक है लिखवा दूंगा बाटा। और क्या करना पड़ेगा? कहता 20 लाख का माल लेना पड़ेगा। मैंने कहा ले लूंगा। मार्जिन कितना दोगे? कहता 20%। माल बेचो क्या दूंगा आपको? 20%। मैंने बाटा का फ्रेंचाइज ले लिया, डेकोरेट कर ली शॉप, माल लिया 20 लाख का, माल बेच रहा हूं, क्या कमा रहा हूं? 20%। अब मेरी शॉप चल पड़ी।
ये भाई साहब बोलते हैं कि मुझे भी बाटा लेना है, मुझे दिलवा दो। मैंने कहा भाई बाटा को मेल कर, ये कंडीशन होती है, तुम भी ले लो। और आपने भी सेम कंडीशंस पर बाटा ले लिया। माल बेच रहे हो, क्या कमा रहे हो? 20%। बलवान जी बोलते हैं मुझे भी खिला दो, मैं कहता हूँ भाई तुम भी ले लो, और ये बाटा बन गए। माल बेच रहे हो, क्या कमा रहे हो? 20%। इस तरह से पूरी दुनिया में क्या बोल रहे? फ्रेंचाइजी। इसको बाटा बोल लो आप, इसको मैकडॉनल्ड बोल लो, इसको बाबा रामदेव की फ्रेंचाइजी बोल दो, इसको हल्दीराम बोल दो, ठीक है, इसको लिवाइस बोल दो, इसको कोई भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये फ्रेंचाइजी मॉडल इस तरह से काम करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा तरीका है। इसके अंदर लॉसेस नहीं हो सकते। अगर मान लो आपने मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी ले ली तो क्या आपको लॉस होगा? या आपको अपना मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइजी चलाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? इसमें लॉसेस नहीं होते क्योंकि ये नामी ग्रामी ब्रांड होते हैं। तो लोग ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, माल बेचते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। लेकिन इसमें नुकसान नहीं होता क्योंकि ये ब्रांड को लोग जानते हैं, आज खोला कल से चल जाएगा, ये फायदा है। लेकिन नुकसान है, एक नुकसान क्या है इसको समझते हैं। नुकसान ये है कि मैं एक लिमिटेड अर्निंग कर पाऊंगा। किसी दिन मेरी दुकान में आग लग गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये बर्बाद हुआ क्या? No. ये सेम टर्नओवर करने के लिए किसी एक को फ्रेंचाइज दे देगा, उसका टर्नओवर बराबर आ जाएगा, लेकिन मैंने बर्बाद हो जाऊंगा। ये पहला नुकसान है। दूसरा, मैंने बाटा खोल लिया, मुझे 20% मिल रहा है, और मैंने बाटा खुलवाया, इसको 20% मिल रहा है। मैंने इसको भी खुलवाया था, इसको भी 20% मिल रहा है। इनकी सेल पर मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, लेकिन इसको मिल रहा है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, उसके अंदर जो फ्रेंचाइजी लेता है उसको लिमिटेड इनकम कमाने का अवसर मिलता है बस। और हमेशा वो इनसिक्योरिटी में रहता है कि अगर कोई भी चैलेंजेस आ जाए शॉप के ऊपर तो ये बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, ये लिमिटेड अर्निंग कर पाएगा क्योंकि इसको एक सराउंडिंग मिलता है, उसी सराउंडिंग के कस्टमर्स इसके पास आते हैं, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन हाँ, आप एक लिमिटेड अर्निंग कम कर सकते हो। यह है डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा तरीका। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का है तीसरा तरीका। जो तीसरा तरीका है वो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका, और उस सिस्टम को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। वो सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो आपको क्या राइट देती है, इसको हम समझते हैं। इसको समझिए, अगर बाटा आपको फ्रेंचाइजी देता और ये बोलता कि आप माल बेचो 20% कमाओ, ठीक है, पहली कंडीशन। आप जितने भी फ्रेंचाइजी खुलवाओगे उनको मैं वो दूंगा जो मैं आपको दे रहा हूं, मतलब 20%, लेकिन उनकी सेल पर भी मैं आपको 5% दूंगा। अगर बाटा ने ऐसा कहा होता तो मैं कितने लोगों को फ्रेंचाइजी देने की कोशिश करता? ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं 5 खुलवा देता या 50 खुलवा देता या 500 खुलवा देता, जितनी मेरी क्षमता है, तो उन सबकी सेल पर अगर मुझे 5% आ रहा होता तो कैसा रहता? बहुत जबरदस्त रहता। लेकिन फ्रेंचाइजी आपको ये राइट्स नहीं देती। आप समझिए, फ्रेंचाइजी राइट्स नहीं देती। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या बोलती है कि हम एक ब्रांड है, आप हमारा फ्रेंचाइजी ले लो, आप जो माल बेचोगे हम आपको परसेंटेज देंगे, और ना केवल आपको परसेंटेज देंगे, आपके माध्यम से कोई भी मेरी फ्रेंचाइजी लेगा उन सबकी सेल पर हम आपको कमीशन देंगे। और ना केवल इतना बल्कि हम हर उस आदमी को ये राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो भी आगे नेटवर्क क्रिएट कर सके। तो अगर आपने 5 लोगों को फ्रेंचाइजी दिलवाई और इनके पास भी सेम राइट्स थे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, तो ये भी अगर अपने 5-5 करेंगे तो यहाँ कितना आउटलेट हो जाएंगे? 25। और इनके पास भी अगर यही राइट्स आ गए तो यहाँ कितना आउटलेट हो जाएंगे? 125। और इनके पास भी सेम राइट्स आ जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएंगे? तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बोलती है कि मैं तुम्हें सबकी सेल पे कमीशन दूंगा। आप समझ रहे?
तो आपने तीन प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के तीन तरीके समझे। पहला तरीका ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका फ्रेंचाइजी तरीका, और तीसरा तरीका ये वाला तरीका। कौन सा सिस्टम आपको सबसे बढ़िया लगा? नेटवर्क मार्केटिंग। सब कुछ लगा, समझ के लगा? Yes. ये वैसे बोल, इससे बढ़िया तरीका इस दुनिया में नहीं, कोई तरीका नहीं। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, है ना? अब वो क्यों भाग जाते हैं उसको भी समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका दुनिया में सबसे अच्छा है, हमने इसका वर्कआउट कर लिया, इसके ऊपर समझ लिया। उसके बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो भाग जाता है। ऐसा क्यों? वो ऐसा क्यों मैं बता दूं। बहुत टाइम पहले लोग अपने घरों में पैसा रखते थे, गाड़ी कमाई का पैसा कमाकर लाते थे, घरों में छुपाकर रखते थे। फिर एक दिन बैंक खुला, बैंक ने बोला कि पैसा मेरे पास रखो, मैं आपका पैसा सुरक्षित रखूंगा। लोगों ने बोला भाई सुरक्षित तो हमारे घर में भी है। कहते नहीं, आपको बार बार देखने जाना होगा कि आपका पैसा सही सलामत है या नहीं, तो मैं आपका पैसा सुरक्षित रखूंगा। दूसरा, उसने पूछा कि अगर कुछ काम पड़ गया मुझे और मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम क्या होगा? तो उसने बोला कि मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा, जब मर्जी निकाल लो, जब मर्जी डाल दो। उसने कहा अच्छा, और क्या फायदा दोगे? कहता घर में रखे रखे पैसे तुम्हारा बढ़ता है क्या? लोगों ने बोला नहीं। कहते मैं तुम्हें सुविधा दूंगा कि साल के अंत में तुम्हारा पैसा बढ़ेगा भी। तो पहला फायदा पैसा सुरक्षित रखूंगा, दूसरा फायदा फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा, जब मर्जी निकाल लो, जब मर्जी डाल लो। तीसरा, मैं तुम्हारा पैसा बढ़ाऊंगा भी। तो किसी ने पहली बार डरते डरते एक बार पैसे बैंक में रखे, जब पैसे रखे तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिली, जब मर्जी निकाल रहा था पैसे, जब मर्जी डाल रहा था, और पैसा सुरक्षित दिख रहा था उसको। साल के अंत में उसका पैसा बढ़ा भी। तो उसने क्या बोला होगा? बैंक गलत है, सही है? सही है। उसने बोला बैंक सही है, और उसने अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को बताना शुरू किया कि बैंक बहुत बढ़िया होता है, बैंक बहुत बढ़िया होता है, घर में पैसे छुपा के मत रखो, चोरी होने का डर है, बैंक में रखो, सुरक्षित रहता है, जब मर्जी निकाल लो, जब मर्जी डाल लो, और पैसा बढ़ भी रहा है। तो ये बात सुनकर उसके लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे बैंक में रखने शुरू किए होंगे कि नहीं किए? उसने बैंक में अपने पैसे रखने शुरू किए। अब उसने बैंक में रखने लोगों ने शुरू किए पैसे, तो कुछ चोर लोग थे, चोर डकैत, उन्होंने बोला कि यार लोग पैसा कमा रहे हैं, बैंक में डाल रहे। चोरों ने सोचा अब चोरी करने का एक नया तरीका उन्हें ईजाद किया। उन्होंने बोला कि लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा बैंक में डाल रहे हैं, एक काम करते हैं, इनको लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बैंक खोला। कौन थे वो? चोर, डाकू। उन्होंने बैंक का जो स्ट्रक्चर था, क्योंकि वो बहुत अच्छा था, बैंक में जो सुविधाएं दी जाती है वो बहुत अच्छी थी, उनका नकाब लगाया, नकाब, कि हम भी बैंक हैं। और चोरों ने नाम रखा ईमानदार बैंक। और उन्होंने लोगों को बोलना शुरू किया कि हमारे पास पैसा डालो। लोगों ने बोला हम डाल देते हैं उस बैंक में। कहते नहीं, हमारे पास डालो। कहते तुम्हारे पास क्या फायदा? कहते हम तुम्हारा पैसा सुरक्षित रखेंगे। उसने कहा सुरक्षित वहां पर भी है। उसने कहा हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, जब मर्जी डाल लो, जब मर्जी निकाल लो। उसने कहा फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर भी है। कहता हम पैसा बढ़ाएंगे भी। उसने कहा वहां भी बढ़ता है। कहते कितने %? कहते साल का 5% बढ़ता है। कहते हम 25% बढ़ाएंगे। लोगों के दिमाग में क्या आ गया? लालच। और लोगों ने तहकीकात नहीं की कि सही बैंक है या चोर बैंक है, और लोगों ने अपने पैसे वहां से निकाले और चोर बैंक, जिसका नाम ईमानदार बैंक था, उसमें डाल दिए। उसके साथ क्या हुआ होगा? सारा पैसा लपेट के क्या किया उन्होंने? भाग गए। तो फिर लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि बैंक खराब हो गया, बैंक खराब हो गया, बैंक खराब। क्या बैंक खराब था? नो, बैंक तो कभी खराब नहीं था। बैंक तो कभी खराब नहीं था। तुमने गलत बैंक का चयन किया,
बिना देखे समझे। और जिन लोगों ने ऐसा किया उनका पैसा डूब गया। तो उन बेवकूफ लोगों का पैसा डूब जाना चाहिए था, डूब गया। अगर आज वो बोल रहे हैं बैंक खराब होता है, तो बैंक खराब नहीं होता है, क्योंकि जिन लोगों ने सही बैंक में पैसे डाले थे उनके पैसे आज भी सुरक्षित हैं। और जब लोगों को भेद पता लगा सही और गलत का, तो आज सबके पास बैंक अकाउंट है नहीं होता? यस सर। आज कोई आपको फ्रॉड तो नहीं कर सकता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आज आपको जानकारी है, उस टाइम जानकारी नहीं थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मुखौटा लगाकर, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है इंडस्ट्री, इससे डिस्ट्रीब्यूशन, इससे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है तो बताओ मुझे। जब ये सबसे स्ट्रॉन्ग है तो फिर लोग इसको करते क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि वो इसका मुखौटा लगाकर जो चोर आए थे वहां कहीं ना कहीं फंसे थे लोग। और लोग बोलते हैं कि भाई हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, जैसे हमारे चाचा ने की थी, उनका पैसा लेके भाग गए, हमारे मामा ने की थी, उनका पैसा लेके भाग गए। वैसे वो लोग जो चोर बैंक में डाले थे पैसा, वो भी तो ऐसे बोलते थे हमने भी डाला था बैंक में पैसा, पैसा लेके भाग गए। तो गलत जगह पैसे डालोगे तो भाई भाग जाएंगे। समझ गया? यस। ठीक है। तो हमने समझा सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम क्या है। सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमें देख परख कर एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए जहां पर फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फायदे बिजनेस के नेटवर्क मार्केटिंग में है। अब नेटवर्क मार्केटिंग पैसा आपको कैसे देता है और क्यों देता है, तो उसको समझिए, वो मैं आपको बताता हूं, फिर मेरा चैप्टर में क्लोज करता हूं। यहां तक बात क्लियर है? यस। समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आके आदमी पैसा कमाता क्यों है, कैसे कमाता है, इसको समझते हैं। तो हम इस फॉर्मूला को समझते हैं, टाइम इक्वल टू मनी। जो टाइम है ना वो पैसे है। कैसे, इसको समझते हैं। एक आदमी कहीं नौकरी कर रहा है, उस आदमी ने अपने क्या दिया, समय, किसी फैक्ट्री को, किसी नौकरी की, और समय के बदले उसको क्या मिला, मनी। मनी। तो टाइम इज मनी। टाइम को बेचकर क्या खरीदता है आदमी, मनी, पैसे। और एक आदमी पैसे बेचकर क्या खरीदता है, टाइम। तो टाइम इज मनी। टाइम को बेचोगे पैसा मिल जाएगा, पैसों को बेचोगे टाइम मिल जाएगा। पैसे कमाने का, बड़े पैसे कमाने का एक ही फॉर्मूला है, या तो पैसे को बढ़ा लो या समय को बढ़ा लो, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। या तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे या समय बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, पैसे हमारे पास है नहीं बढ़ाने के लिए, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, टाइम। टाइम। अब टाइम को समझते हैं। अब फर्स्ट में भाई, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आपने अपने लिए बहुत बड़े बड़े सपने ले रखे हैं। एक दिन में अपने सपने को पूरा करने के लिए कितना काम कर पाओगे? 16 घंटे। क्या 160 घंटे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 1600 घंटे, 16 लाख घंटे एक दिन में नहीं कर पाओगे। 90% लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो कर पाएंगे। 10% लोग एक दिन में 16 घंटे काम, 1600 घंटे काम, 16 लाख घंटे और 16 करोड़ घंटे में काम कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, समझते हैं। ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं। यहां पर टी शर्ट सिलने का काम होता है। ठीक है। एक आदमी आता है, कहता है साहब मुझे काम पर रख लो। वो कहता है ले बेटा ये मशीन चला कर दिखा। जो भी मशीन चलाता है तो एक घंटे में 50 रुपए का काम करता है। कितने का? 50 रुपए का। उसको कहता ठीक है कल से काम पर आ जा बेटा, तेरी तनख्वाह 10,500। कहता कितने घंटे काम करना होगा रोज? कहता 8 घंटा। कहता छुट्टी? कहता छुट्टी नहीं भाई, छुट्टी कर रहा छुट्टी काट लूंगा। वो कहता ठीक है और कल से काम पर आ जाओ। 1 घंटे में कितने पैसे इसमें पैसे? 7 घंटे में
और 30 दिन में 10,500 रुपये सैलरी जस्टिफाइड होगी। यस होगी सैलरी। लेकिन काम उसने कितने घंटे किया? 8 घंटे। पैसे आए कितने थे? 400। और 30 दिन में कितने बने? 12 में से कितने दिए उसको? 10,500। कितने पैसे बच गए मालिक को? 1500। और 1 घंटे की वैल्यू कितनी थी? 50 रुपए। और कितने घंटे काम किया? 3। तो मालिक ने क्या कमाए? 30 घंटे 30 घंटे या या 1500 रुपए। एक ही बात है, टाइम इज मनी। या तो 30 घंटे कमाए या 1500 रुपए कमाए, एक ही बात है। मालिक कमा रहा है एक आदमी से 1500 रुपए। और कितने लोग हैं उसके पास? 2। तो 30 घंटे कमा रहा है एक आदमी से महीने में, और उसने 2000 लोग रखे हुए काम पर। तो मालिक ने कितने घंटे कमाए? 60,000 घंटे। एक घंटे की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। तो मालिक कमा रहा है 30 लाख रुपए। और 30 लाख रुपए कमाने के लिए मालिक ने कितने घंटे काम किया? 0। 1 घंटे भी काम उसने नहीं किया। लेकिन मालिक रोज कितने घंटे काम कर रहा है? रोज 2000 घंटे। रोज 2000 घंटे काम कर रहा है, महीने में 60,000 घंटे काम कर रहा है। एक आदमी कर रहा है, लेकिन मालिक कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसलिए पैसे किसके पास है? मालिक के पास। मालिक के पास। अब मालिक को 30 लाख को 60 लाख करना है, क्या करेगा? एक फैक्ट्री और खोल देगा। लेबर बढ़ाएगा। 60 हो गए। और 90 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2000। और 2000। क्या कर रहा है? नेटवर्क बना रहा है। समझ गए? क्लियर की बात? अब ये जो आदमी है, ये क्यों नहीं कर पाता ऐसा काम? ये जो मालिक है, ये कर पाता है, ये नहीं कर पाता। तो ये क्या करता है? ये कहता है साहब मैं तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो। वो कहता बेटा तनख्वाह ऐसे नहीं बढ़ती। कहता कैसे बढ़ती? कहता भाई काम कर, अपनी स्किल बढ़ा। क्या कर? स्किल काम करना चाहिए। वो कहता तुझे कौन सी डिग्री की है? कहता ये वाली। कहता ये वाली और कर दे। कहता भाई देख मेरे पास एक बड़ी मशीन है, उसको चलाना आता है? कहता नहीं। कहता उसको चलाने के लिए ना डिप्लोमा करना पड़ेगा तुझे। तू फैक्ट्री के पास जाएगा 2 घंटे सीखने के लिए, तू डिप्लोमा कर गया, डिग्री कर गया, तेरी तनख्वाह डबल कर दूंगा। अब ये आदमी फैक्ट्री के पास जा रहा है 2 घंटे डिप्लोमा करने, डिग्री करने, 1 साल बाद डिग्री लेके आता है। कहते लो साहब डिग्री, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। मालिक बोलते डिग्री साइड में, ये ले बड़ी मशीन चला कर दो। जब भी चलाता है तो 1 घंटे में काम करता है 100 रुपए का। मालिक कहते जा मिठाई बांट दे, तेरी तनख्वाह डबल हो गई। उसकी तनख्वाह कितनी हो गई? 21,000। ये ज्यादा घर में मिठाई बांटता, तनख्वाह डबल हो गई। 1 घंटे में कितने पैसे कमाए? 7 घंटे में। और 30 दिन में 21,000। 7 दिया 21,000। 21,000 महीने की नई सैलरी जस्टिफाइड हो गई। लेकिन काम कितने घंटे करता है? 8 घंटे। पैसे कितने आते हैं? 24,000। दिए कितने इसको? 21,000। पैसे कितने कमाए मालिक ने? 3,000। पहले मालिक कितना कमाता था? 1500। कितने घंटे में? 8 घंटे। 30 घंटे में पहले कितने कमाता था? 1500। और अब 30 घंटे में मालिक कितने कमा रहा है? 3,000। स्मार्टफोन मालिक मालिक। अच्छा मालिक ने कौन सी डिग्री की? बच्चे डिग्री तुम बढ़ा दो, घंटे की वैल्यू मेरी बढ़ा दो। ये करता है ना, ये करता है ना मालिक। हम क्या कर रहे हैं? डिग्री ले रहे हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर बनता है तो कहता है 500 रुपये मजा नहीं आ रहा, एमडी कर लेता हूं ताकि 1000 लेता हूँ। वो एमडी करने चला जाता है, फिर वो डीएम करता है ताकि 1500 लेता हूँ। लेकिन खेल किस तरह? एक दिन में 24 घंटे उसी की वैल्यू बनाने में लगा हुआ है। टाइम की वैल्यू बढ़ाकर पैसे आते हैं। इसलिए डिग्री वाली नौकरियां कर रहे हैं, समझे नहीं? और उनको बोलो करोड़पति बन जाएगा तो नौकरी करके, बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे उसमें खेल रहे हो। स्किल बनाकर पैसे नहीं कमा सकते भाई साहब, घंटे बनाकर कमा सकते।
और मालिक को पता है घंटे कैसे बढ़ते। अच्छा, जब इस आदमी ने ज्वाइन किया था तो तनख्वाह कितनी थी इसकी? 10,500। मालिक के पास जब तक 2 फैक्ट्री हुई तब तक इसकी तनख्वाह कितनी हो गई? 21,000। और जब तक मालिक के पास 4 फैक्ट्री होंगी, रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, इसकी तनख्वाह कितनी होगी? 40,000। ये बनेगा करोड़पति कभी नहीं बनेगा। एक बात और इसके साथ दूसरा चैलेंज भी है। ये क्या है? स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर, इसका घर परिवार है, जिसकी तनख्वाह से इसका घर चलता है। ये रास्ते से जा रहा था, इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया। अब इसको कितनी तनख्वाह मिलेगी? इसका घर कैसे चलेगा? इनसिक्योरिटी। मालिक जा रहा था रास्ते से, इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया, तो मालिक की वाइफ आ जाएगी नौकरी पे कुर्सी पे बैठने के लिए, क्योंकि वो तो खाली कुर्सी पे बैठता, वो तो मशीन चलाता है, ना अपने जान लिए ना उसको करो। सिक्योर कौन? मालिक। तो लोग क्या करते हैं? स्किल बढ़ा रहे हैं। स्किल बढ़ाने से सिक्योरिटी क्या मिलती है? क्या मिलती है? नेटवर्क बनाने से सिक्योरिटी मिलती है। क्लियर बात? ठीक है, आप सुनो। इस आदमी को नहीं पता था क्या कि मालिक कैसे बड़ा आदमी बना? पता था, क्योंकि जब इसके बाद 2,000 लोग थे तब भी इसको पता था, जब 4,000 हुए तब भी इसको पता था, जब 6,000 हुए तब भी इसको पता था। इसको पता है मालिक एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कर रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, इसको सब पता था। फिर ये क्यों नहीं कर पाया? एक आदमी क्यों नहीं कर पाता? प्लेटफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए। और हमने नौकरी को समझाया, नौकरी में स्किल बढ़ाकर आदमी अपनी तरक्की करना चाह रहा है। और मालिक कौन है? वो तो मालिक तो वही था, बहुत सारे पैसे, तो उसके पास पैसा नहीं होते, जिस वजह से वो टाइम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता पूरे जीवन में, क्योंकि इस फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत पैसे चाहिए ना। इसको पता है कि फैक्ट्री ऐसे नहीं लगेगी भाई, उसके लिए तो करोड़ों रुपया चाहिए, मेरे पास कहाँ है? तो ये बेचारा डिप्लोमा करता रहता है, डिग्रियां करता रहता है, और समझे, इसलिए उसको नेटवर्क बनाने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, तो टाइम मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो है आपको इतने पैसे की फैक्ट्री लगा लो नहीं, तो फिर आप टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? इसलिए हमें करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या बोलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा, तो तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा, बिजनेस आइडिया मेरा, और मैं तुम्हें नेटवर्क बनाने का अधिकार दे रहा हूं। तो आप भी यहां पर नेटवर्क बना सकते हो। और ये सारी चीजें जो मालिक कर रहा है अपने टाइम को मल्टीप्लाई, वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये आदमी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, बिजनेस आइडिया मिल जाए, और कंपनी बोले कि मेरे पार्टनर बन जाओ, जब आप पार्टनर बन गए तो आपका वो अधिकार आ गया कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को लेके आ सकते हो, तो आपका नेटवर्क बन जाए। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आप सपने देख सकते हो, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आप बड़े से बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आपको यहां अवसर मिलता है अपने टाइम को कंपाउंड करने का। आप समझे? तो हम जैसे एक सामान्य आदमी अमीर बनने का मौका मिलता है। एक बहुत बड़े बिजनेस एनालिस्ट है, उनका नाम है जॉन सस्टेन। उन्होंने करीबन 32,000 अलग अलग तरह के बिजनेसेस को स्टडी करने के बाद ये पता लगा है कि करने लायक कोई अगर काम है तो वह नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सामान्य आदमी को, एक साधारण आदमी को असाधारण धन कमाने का अवसर प्रदान करता है। एक साधारण आदमी को असाधारण धन कमाने का अवसर देता है अगर वो आदमी मेहनती है तो, क्योंकि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल गया, अब खेलो जितना बड़ा खेलना है। क्लियर हो गया? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, 30 लाख से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनको क्यों नहीं करना भाई? इसलिए क्योंकि आपको पहले यह तय करना होगा कि आप, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको ये सुविधा देगी कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लो। तो अगर मैं कोई गरीब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगी?
गरीब इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब सुविधाएं। तो ऐसी कौन सी मेरी मजबूरी है कि मैं किसी गरीब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करूं? क्यों ना मैं किसी अमीर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाऊं? क्योंकि जितनी अमीर ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा सिस्टम, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। और नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा ये है कि इसमें थोड़े से पैसे लगते हैं। चाहे आप किसी छोटी कंपनी में चले जाओ, चाहे किसी बहुत बड़ी कंपनी में चले जाओ, थोड़े से पैसे से ये काम शुरू होता है। तो कौन सी कंपनी में जाना चाहिए भाई आपको? बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी कंपनी में आपको जाना चाहिए। तो हम जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, हम उसको अब समझेंगे कि क्या वो इंडस्ट्री, क्या वो कंपनी आपके लिए है, क्या आप वहां काम कर सकते हो। प्रोजेक्टर ऑन कर दीजिएगा, ठीक। तो मैं वापस मंच का संचालन हमारे नितिन भाई को देता हूं। मेरा विषय यहीं तक था।